व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सारे लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं। तो बच्चों, ये लेक्चर नंबर 62 है इस वीडियो सीरीज का, चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस वीडियो में हम देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम बच्चों DRE भी बोल देते हैं, ठीक है। और एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ऑल्दो बच्चों ये दोनों चीजें हमने चेंज इन PSR में पढ़ी थी बहुत डिटेल में, ठीक है। तो यहां पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। बिकॉज ये एडमिशन ऑफ पार्टनर है जो कि चेंज इन PSR होता है इसमें, तो सारा कॉन्सेप्ट वहीं का वहीं रहेगा। आप ये समझो कि हम जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलो जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकाल लो, अब हम शुरू करते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है बच्चों? जब भी कभी फर्म्स ऐसे एक्सपेंसेस करते हैं, ऐसे हैवी एक्सपेंसेस करते हैं जिनका बेनिफिट आने वाले सालों में मिले, तो उनको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है आपका कि खर्चा किसी साल वो ही कंसीडर करना है जो उस साल के साथ रिलेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने 1 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करा, ठीक है, और वो 1 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट आपको अगले सपोज 10 सालों में बेनिफिट देने वाला है, तो उस साल का खर्चा कितना आएगा बच्चों? 10 लाख। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि 10 लाख ही खर्च कर आपने शो करना है, ठीक है। तो अब होता क्या है बच्चों, आपने खर्च तो कर दिया 1 करोड़, ठीक है, अब शो करना था 10 लाख। तो आप क्या शो करते हो फिर कि भाई हमने 10 लाख तो खर्च कर दिया, कोई इशू नहीं है, जो 90 लाख बचा ना उसका हम एसेट शो कर देते हैं, ठीक है। जस्ट एक बैलेंसिंग एसेट शो कर देते हैं बच्चों हम। हुआ क्या देखो, एसेट साइड में क्या क्या आपका, ठीक है, एसेट साइड पे है क्या? अब हम एक बैलेंसिंग एसेट शो कर रहे हैं। आपका बैंक अकाउंट था ना, बैंक अकाउंट आपने 90 लाख से वो कम कर दिया, 90 लाख से कम कर दिया। अब एसेट साइड बैलेंस बनाने के लिए आप एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एसेट ऐड कर दोगे प्लस 90 लाख का, ताकि ये बैलेंस हो जाए 90 लाख, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हालांकि खर्चा ऑलरेडी किया जा चुका है, ये एक फिक्टिशियस एसेट है, मतलब ये नॉन रियलाइजेबल एसेट है, ये नॉन रियलाइजेबल एसेट है जिसका हमें कोई फायदा नहीं है। ये जस्ट एक बैलेंसिंग फिगर डाली थी हमने, जो हमने भाई साहब 90 लाख खर्च करा था ना, अपने मन को समझाने के लिए कि भाई कोई बात नहीं, वो 90 लाख का हमने एक एसेट खरीद लिया हुआ है, ठीक है। अब ये एसेट हर साल एमोर्टाइज होगा, हर साल हम इसका 10 लाख रुपया कम करते रहेंगे बच्चे इस एसेट का, ठीक है। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बच्चों। तो जब भी PSR चेंज होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसे गुडविल हो गया, जैसे गुडविल है नॉन, ये क्या है? फिक्टिशियस नॉन रियलाइजेबल एसेट है, ठीक है, गुडविल। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे ही, इनको अपन ने राइट ऑफ करना है, इनको आपने राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब क्या है बच्चों? बैलेंस शीट से बाहर निकालना है, बाहर निकालना है। तो कैसे निकालोगे बच्चों बैलेंस शीट से बाहर? फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपने लॉस में बाहर निकाल रहे हो।
अगर मान लो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 90 लाख पड़ा हुआ है, तो इसको राइट ऑफ करने का मेथड क्या है बच्चों? कैसे राइट ऑफ करोगे? एसेट कम करना है, लाइबिलिटी भी कम करनी है, तो आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है, अदरवाइज करंट अकाउंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल है, वहां से आप 90 लाख रुपया निकालोगे। मतलब ये 90 लाख का लॉस ये बियर करेंगे। बेसिकली बच्चों हुआ क्या है, ये खर्चा आप कर चुके हो, ऑलरेडी कर चुके हो ना, तो हर साल आपका ये खर्चा आपने एमोर्टाइज करना था, पर अब आपने पीएसआर चेंज कर दिया। पीएसआर जब चेंज कर दिया, तो जो न्यू पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर आएगा, वो ये बोलेगा ना कि भाई ये खर्चे तो पिछले साल के हैं, तो ये मैं क्यों इनका बर्डन लूं, मैं क्यों बर्डन लूं? उसी वजह से बच्चों हमें ये राइट ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल देके समझाता हूं। दो पार्टनर्स हैं, संजय एंड, यहां पे समझे आना था, यहां सने लिखना था बच्चों। ठीक है, सने। ठीक है, आर पार्टनर शेयरिंग इक्वली। थर्ड पार्टनर हमने न्यू पार्टनर ऐड करा। एडमिशन डेट पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था 2 लाख। सस्पेंस मींस ये एडवांस खर्चा था, ऑलरेडी करा जा चुका है, तो ये आपका एज अ बैलेंसिंग एसेट फिगर आपने शो करी हुई है। ठीक है, इसको राइट ऑफ करना है संजय एंड समय। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 लाख का जो बर्डन है 1 लाख दोनों को दे दोगे, तो उनके कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर दोगे बच्चों। और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को कैसे क्लोज करोगे, ये ऑलरेडी डेबिट बैलेंस होता है, ये डेबिट बैलेंस है ना, एसेट्स के डेबिट बैलेंस है, तो इसको क्लोज करने के लिए आपको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा बच्चों, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है। तो अगर फिक्स कैपिटल सिस्टम होगा तो सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में होगी। क्विक रिकैप देख लेते हैं बच्चों। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंस स्प्रेड ओवर ईयर्स। ठीक है, ऑन एडमिशन पीएसआर चेंज होता है। ठीक है, पीएसआर चेंज होगा, न्यू पार्टनर ये बोलेगा कि भाई ये एक्सपेंडिचर मैं क्यों बॉदर करूं इसके बारे में, इसको निकालो यहां से बाहर, तो इसको रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। तो वो कैसे होता है, डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बात करते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है ऐसे प्रॉफिट्स और लॉसेस जो अभी पार्टनर्स को मिले नहीं हैं। ये भी तो हो सकता है ना बच्चों, जब आपने पार्टनर को एडमिट करो, सपोज जब आप पार्टनर को एडमिट करो, उस समय फर्म ऑलरेडी प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, लॉस में भी हो सकती है। ठीक है, तो जो नया पार्टनर होगा वो क्या बोलेगा, भाई पहले अपना सेटलमेंट कर लो, जो आपने आज तक का प्रॉफिट या लॉस कमाया है आपस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है, तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, इक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस भी ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग, ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को देने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियरली है। ठीक है, कई बार बच्चों ये भी हो सकता है कि आप इनको ना भी दो, आप एक एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर सकते हो, ऑलरेडी हमने करा हुआ है। ठीक है, तो ये क्लियर है, एक बार ये पढ़ लेते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट और लॉस इज यूजुअली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल है, ऑब्वियस है बच्चों। ठीक है, sometimes these are not distributed immediately and remain in the balance sheet as a separate item। कई बार बोलते हैं कि सेपरेट आइटम शो करता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपको लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड कई बार आपका पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस आ जाता है। जो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, जो एक्चुअल में प्रॉफिट है, तो वो लाइबिलिटी साइड आएगा। ठीक है, अगर पी एंड एल का डेबिट बैलेंस हो, अगर पी एन एल का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है, तो वो कौन सी साइड आएगा बच्चों, वो लॉस हो गया, एसेट साइड आता है। जो जो लॉस है बच्चों वो एसेट साइड आएगा। ठीक है, तो वहां इस तरीके से ये बैलेंस शीट में शो हुए होते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो इनको बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर। ठीक है, अच्छा आगे अगर जनरल रिजर्व हो, तो जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है। ठीक है, जो कि बेसिकली प्रॉफिट का ही पार्ट है, ऑलरेडी बच्चों ये पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, प्रॉफिट का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसको भी आपको ओल्ड पार्टनर्स को देना पड़ेगा।
ओल्ड पार्टनर्स को देना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने पार्टनर अगर डिसाइड कर ले कि हमने जनरल रिजर्व का कुछ पार्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में रखना है, तो वो आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप बैलेंस जितना रह जाएगा उसको ट्रांसफर कर दो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है ये। ठीक है, अब रूल एट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्या रूल्स होते हैं बच्चों? ठीक है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए, एक बार मैं इसको रिव्यू कर रहा हूं। जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को आपको ट्रांसफर कर देना है क्रेडिट साइड, ये बेनिफिट है ना। जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, देखो ये एक तरह से बेनिफिट है, बेनिफिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये बेनिफिट है, तो आपको इनको क्लोज कर देना है और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना। ऑलरेडी बच्चों इनका भी क्रेडिट बैलेंस ही है। ठीक है, अच्छा एक्यूमुलेटेड लॉस ये नुकसानदायक है। ठीक है, बट इनको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे बच्चों, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में से इसको डेबिट साइड पे एंट्री ले लोगे। ठीक है, तो एंट्रीज आर पास्ड इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, नोट एंट्रीज फिर भी पास होगी अगर क्वेश्चन साइलेंट है। इसमें ये कहता है बच्चों, आगे देखो, कुछ आइटम्स लाइक ईपीएफ, ईएसआई, इनको भी क्या ओल्ड पार्टनर को दोगे क्या? नहीं। क्यों बच्चों? क्योंकि ये तो लाइबिलिटीज है, ये तो लाइबिलिटीज हैं बच्चों। लाइबिलिटीज को हम नहीं देते, क्योंकि लाइबिलिटीज एसेट्स को एज इट इज रखेंगे। सिर्फ हम करेंगे किसको? जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, देन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इनको करेंगे, देन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन गुडविल, देन एक्यूम्युलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, है ना बच्चों, इनको करेंगे। लाइबिलिटीज एंड एसेट्स एज इट इज रहेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे, फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। दो पार्टनर है रवि एंड मोहन, 3:2 इनका ओल्ड पीएसआर था। न्यू पार्टनर सुरेश एडमिट करा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन बैलेंस शीट में ये था। 50,000 जनरल रिजर्व में पड़ा था बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में, कोई इशू नहीं है ना। 50,000 को 3:2 में कर सकते हो ना बच्चों? कैसे? 3/5 ऑफ 50,000 दैट इज 30K, और सेकेंड पार्ट आ जाएगा 20K का। ठीक है, ये आप ओल्ड पार्टनर्स को दे दो। अच्छा, पीएनएल में क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो ये वहां पे जाएगा, कहां पे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा बच्चों, ये 20,000। ठीक है, ओके। अच्छा, और इसको हमने क्लोज कर देना, इनको क्लोज करना बच्चों फाइनली। ठीक है, इनका इंपैक्ट जो है वो हमने लेकर आना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो ये लॉस है, लॉस है तो इसको क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करोगे आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बच्चों। ठीक है, इस तरीके से ये लॉस बुक हो जाएगा। ये आप तीनों एंट्रीज कर लोगे। ठीक है, छोटी सी बच्चों आपको इलस्ट्रेशन बताऊंगा, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो, ए एंड बी पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड पीएसआर गिवन है 5/3, सी एडमिट करा इन्होंने 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। जब सी को एडमिट करा, बैलेंस शीट ए एंड बी का जनरल रिजर्व में था 60,000 एंड 20,000 था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एसेट साइड में। ठीक है बच्चों, अगर एसेट साइड में है तो ये एसेट है। ठीक है, मींस इसका डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ये एक तरह से फर्म को लॉस है। ठीक है, लॉस है। इसको अब देखो, जब भी पीएसआर चेंज होगा इसको भी क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इजीली देखते हैं बच्चों। सबसे पहले 60,000 है जनरल रिजर्व, इसको क्लोज करोगे तो इसको आप 5/8 ऑफ 60,000। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो बच्चों 37,500 आएगा। एंड सेकेंड आ जाएगा बच्चों 3/8 ऑफ 60,000। ठीक है, ये आ जाएगा 22,500। तो आप ये दो तो पहले सबसे पहले इनको दे दोगे, ए और बी को। उसके बाद आ गया 20,000। अब ये देखना है बच्चों कि 20,000 है कहां पे? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड पे है, इसका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो कहने का मतलब ये लॉस है, लॉस है तो पार्टनर के अकाउंट को डेबिट होगा। इट मींस ये 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। एसेट साइड है तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा,
और ये एसेट साइड डेबिट बैलेंस मूव कर जाएगा डेबिट बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 20,000 बच्चों 5-3 में डिवाइड कर दो। 5-3 में जब डिवाइड कर दोगे तो एक का आ जाएगा 12,500 और दूसरे का आ जाएगा 7,500। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो अब क्या होगा बच्चों इनकी जनरल एंट्रीज हम करके देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले 60,000 क्लोज करोगे, उसको डेबिट कर दिया और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ऑलरेडी लॉस में था तो ये कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया अब क्रेडिट करके। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या था बच्चों, ऑलरेडी डेबिट बैलेंस था। बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस है बच्चे, यहां पे गलत लिखा गया, इट इज लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब आगे बच्चों वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व देख लेते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है, वर्कमैन के अनफोर्सीन खर्चों के लिए हम कुछ पैसा रिजर्व्स में रख लेते हैं। ये भी प्रॉफिट का ही पार्ट है। ठीक है, ये प्रॉफिट का ही पार्ट है। जब भी पीएसआर अब चेंज होगा एडमिशन के टाइम पे तो डब्ल्यूसीआर को अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता तो सिंपल जनरल रिजर्व की तरह इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। क्लोज करने के लिए इसको डेबिट करोगे। अब बताने की जरूरत नहीं है बच्चों क्यों डेबिट करोगे। ठीक है, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है, ये लाइबिलिटी है। क्लोज करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा। जब इसको डेबिट करोगे तो इसको फाइनली इसका क्रेडिट कहां पे मूव करोगे बच्चों, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैपिटल बढ़ गया ना, तो इस तरीके से होगा। अच्छा, अगर क्लेम हो कोई बट वो डब्ल्यूसीआर से कम है तो उतना पैसा क्लेम अकाउंट में डाल दो। ठीक है, मतलब अब पार्टनर को लॉस होगा ना, क्योंकि अगर क्लेम आ गया तो जो बैलेंस बच गया वो ट्रांसफर कर दो बच्चों। तो जितना क्लेम है वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, ये एक तरह से लाइबिलिटी का अकाउंट है बच्चों, ये लाइबिलिटी अकाउंट है। तो पैसा इसमें डाल दो जितने का क्लेम है, बाकी पैसा आप ट्रांसफर कर दो बच्चों। तो इस तरीके से डब्ल्यूसीआर का अकाउंट जो है वो भी क्लोज हो जाएगा। पूरे का पूरा डेबिट कर दिया, कुछ पैसा बच गया वो क्लेम अकाउंट में डाल दिया, क्रेडिट कर दिया, और बाकी का पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बच्चों। अगर क्लेम और डब्ल्यूसीआर इक्वल होते तो क्या होता, तो बच्चों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कुछ ना जाता, सारे का सारा जो पैसा है वो क्लेम अकाउंट में चला जाता बच्चों। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अगर क्लेम ज्यादा होता डब्ल्यूसीआर से बच्चों, सिंपल रीवैल्यूएशन की बात आ गई ना। क्यों रिवैल्यूएशन कैसे सर, बिकॉज लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई ना, लाइबिलिटी बढ़ गई एक तरह से। ठीक है, तो आप रिवैल्यूएशन में अब एक्सपेंस ऐड कर दोगे डेबिट साइड में। देखो क्लेम ज्यादा आ गया डब्ल्यूसीआर से, एक चीज तो क्लियर है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कुछ जाने वाला नहीं है। तो अब हमने डब्ल्यूसीआर को क्लोज करना है। डब्ल्यूसीआर को क्लोज करने के लिए डब्ल्यूसीआर को डेबिट कर दिया बच्चों, और कुछ पैसा अब और रिवैल्यूएशन से निकालो डेबिट साइड से, और सारे का सारा पैसा फिर क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर दो बच्चों। सिंपल हो गया ना इससे। अब रिवैल्यूएशन में खर्चा बढ़ जाएगा तो ये पार्टनर को लॉस फेस करना पड़ेगा। ऑलरेडी बच्चों ये हमने बहुत ही डिटेल में करा विद एग्जांपल्स, यहां पे तो क्विक रिकैप चल रहा है। ठीक है, तो स्पेशल नोट, एनी एक्सेस क्लेम फाइनली रिड्यूसेस पार्टनर्स कैपिटल थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट शेयर्ड इन ओल्ड पीएसआर। क्विक रिकैप, अगर कोई क्लेम नहीं है सारे का सारा डब्ल्यूसीआर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर क्लेम है बट कम है तो बैलेंस जो है वो पार्टनर को दोगे, और बाकी जो है वो क्लेम अकाउंट में चला जाएगा। सिंपल है बच्चों। ठीक है, अगर क्लेम इक्वल टू डब्ल्यूसीआर है, कुछ पार्टनर को नहीं मिलेगा, सारे का सारा क्लेम अकाउंट में चला जाएगा। अगर क्लेम ग्रेटर देन डब्ल्यूसीआर है, सब पार्टनर को कुछ मिलने वाला नहीं है, जितना डब्ल्यूसीआर में पैसा है वो सारे का सारा जाएगा क्लेम अकाउंट में, और जो शॉर्टेज बची है बच्चों वो हम रीवैल्यूएशन के थ्रू क्लेम करेंगे। सिंपल है। चलो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये बच्चों किस पर्पस के लिए होता है कि जो फर्म ने इन्वेस्टमेंट्स करी होती हैं, फर्म ने बच्चों इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, उनकी मार्केट वैल्यू चेंज करती रहती है ना। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी पीएसआर चेंज होगा हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पर लेके आएंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट्स को हमने मार्केट वैल्यू पे लेके आना है। ठीक है, अब बुक वैल्यू से फर्क होगा बच्चों। तो अगर तो प्रॉफिट हो, अगर तो सपोज मार्केट वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में आ जाएगा।
अगर मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से तो जितना लॉस हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उतना पैसा निकाल लेंगे, एसेट को मार्केट वैल्यू पे ले आएंगे, ठीक है, और जो बैलेंस बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये तो बच्चों डिफरेंट केसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी आप एक बार देख लो। अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है फिर तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, सारे का सारा आईएफआर का पैसा दे दो आप ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं रहा ना, इन आईएफआर अकाउंट को डेबिट कर दो, ठीक है, क्लोज हो गया ये, तो पैसा जो है ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया आपने। अच्छा, अगर मार्केट वैल्यू कम हुई बुक वैल्यू से, सपोज मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, मींस ऑलरेडी फॉल तो है, बट जो फॉल है आईएफआर से कम है, आईएफआर से कम है तो कोई इशू नहीं है बच्चों, आप आईएफआर को यूज कर लो पार्शली, ठीक है, फॉल कवर करने के लिए, और जो बैलेंस आईएफआर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों। तो ये तो हमने जनरल एंट्री ऑलरेडी कर रखा है बच्चों। आईएफआर को आपने क्लोज करना है, उसको आप डेबिट कर दोगे, ठीक है, उसका क्रेडिट बैलेंस है उसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर दिया। जो पार्शल है आपने टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बच्चों, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। अब हमको इन्वेस्टमेंट को कम करना है, बिकॉज मार्केट वैल्यू पे लेके आना है ना, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लेके आना, उसको कम करने के लिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया, और जो बाकी का इन्वेस्टमेंट बच गया बच्चों, रिजर्व का पैसा जो बच गया वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। अच्छा, अगर जितना फॉल आया वो बराबर हो आईएफआर के, तो सारा आईएफआर यूज हो जाएगा टू कवर द फॉल, पार्टनर के कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा बच्चों। आईएफआर को क्लोज करने के लिए आईएफआर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को घटाने के लिए अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा बच्चों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो उसको घटाने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे। अच्छा, अगर फॉल ज्यादा आए आईएफआर से तो कुछ पैसा आईएफआर से कैलकुलेट लेंगे, बाकी का पैसा हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे बच्चों एज अ एक्सपेंस। तो आईएफआर को क्लोज करने के लिए आईएफआर को हमने डेबिट कर दिया, और थोड़ा पैसा रीवैल्यूएशन से भी निकाल लिया, और ये टोटल पैसा था जो ये इसको हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के क्रेडिट साइड हमने बैलेंस कर दिया बच्चों। बहुत सिंपल है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब थर्ड केस लेते हैं। अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है तो प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री आएगा बच्चों, ठीक है। अब हमने जो इन्वेस्टमेंट है उसको बुक मार्केट वैल्यू पे लेके आना है ना, तो आईएफआर अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है बच्चों, सबसे पहले आईएफआर अकाउंट को आपको क्लोज करना पड़ेगा, वो सारे का सारा पैसा सबसे पहले तो आप पार्टनर को दे दोगे, आईएफआर की तो बात खत्म होगी, ये तो हो गया क्लोज, कोई चक्कर नहीं देता। अब क्योंकि प्रॉफिटेबल हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मार्केट वैल्यू पे लेके आने के लिए अब ये नेक्स्ट है, ठीक है, ये एडिशनल काम हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया बच्चों, ऑलरेडी एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट और कर दिया तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी आपने, और वो बढ़ानी ही है क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो वो बढ़ाई कहां से? हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट से, और बाद में इसी रीवैल्यूएशन अकाउंट को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब क्विक रिकैप एक बार देख लो, मेमोरी एड, अगर बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू है तो कोई चक्कर नहीं है, सारे का सारा आईएफआर पार्टनर्स को दे दोगे। अगर मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, लॉस हो रहा है, आईएफआर को यूज करो फॉर फॉल, और जो एक्स्ट्रा फॉल है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकाल लो बच्चों, ठीक है ना। अगर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन है बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, आईएफआर का सारा पैसा दे दो पहले पार्टनर को, और जितना इंक्रीज आया है, जितना इंक्रीज आया है बच्चों, वो भी आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू वो प्रॉफिट जो है वो पार्टनर की कैपिटल में जाएगा, और जो बुक वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, बुक वैल्यू बढ़ेगी बच्चों, क्योंकि जब भी एसेट्स की रीवैल्यूएशन करना है हमें, तो हमें एसेट्स की बुक वैल्यू इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू करनी ही पड़ेगी, ठीक है बच्चों। अब यहां तक तो हो गया जब हम जनरल रिजर्व की बात कर लें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व, और आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, हम इनको बच्चों क्लोज करते हैं, ठीक है, पीएसआर के अकॉर्डिंग। अब मैंने एक आपको चीज पहले बताई थी, अगर क्लोज ना करना हो तो क्या बच्चों? सिंपल हम एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू भी प्लस माइनस कर सकते हैं। बस इसमें करना क्या होता है आपको, अब ओल्ड पीएसआर नहीं देखना, आपने गेन एंड सैक्रिफाइस देखना है, कि जिसको जितना लॉस हो रहा है उसको उतना कॉम्पनसेट कर दो, किसके द्वारा? जिसको जितना गेन हो रहा है।
तो बाकी सारे आप काम न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग करते रहना कल को, फिर कोई चक्कर नहीं है। मतलब देखो हमें प्रॉब्लम क्या आता है बच्चों, हम न्यू पीएसआर को इसीलिए डरते हैं अप्लाई करने पर स्ट्रेट फॉरवर्डली, बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स को लॉस भी फेस करना पड़ सकता है एंड प्रॉफिट भी करना पड़ सकता है। तो उसकी एडजस्टमेंट हम पहले ही कर देंगे, उसका इफेक्ट पहले ही हम नलीफाई कर देंगे बच्चों, तो बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिंगल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगा। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है बच्चों, उस केस में फिर होगा क्या, जो अमाउंट होगा ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है, नॉर्मली ये, और एडजस्टेड थ्रू सिंगल एंट्री विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट। यही दो मेथड से बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको कराए थे। ठीक है ना, ऑलरेडी हमने यही डिस्कस करे थे कि एक केस में तो क्या होता है, सारे का सारा अकाउंट्स क्लोज करे जाते हैं। ठीक है, ये अकाउंट्स क्लोज करे जाते हैं बच्चों, और सेकंड केस में एडजस्टमेंट एंट्री वाला मेथड है। अब हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं। ठीक है, अब हम ये करेंगे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वाला, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, इस केस में होता क्या है, पार्टनर्स बोलते हैं कि भाई आप बैलेंस शीट को इतना ज्यादा चेंजेस मत करो, ये अकाउंट्स को मत क्लोज करो, हम इसको एज इट इज ले लेंगे कल को न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग। जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी हम न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग चल पड़ेंगे। ठीक है, पर जो हमें तब प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आज आप उसको एडजस्ट कर दो बस, बाकी इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, तो हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं बच्चों। गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। ठीक है, वो डेबिट ही करना, उसको बेनिफिट मिल रहा है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है बच्चों, उसको बेनिफिट मिल जाता है। तो आपकी सिंगल एंट्री से बात आपकी बन जाती है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या स्टेप्स रहेंगे बच्चों। नेट इफेक्ट निकालेंगे रिजर्व्स का, प्रॉफिट एंड लॉसेस का। ठीक है, ऑलरेडी बच्चों हम कर चुके हैं, जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है, उसका, रिजर्व का, अक्यूमुलेटेड लॉसेस का। नेट बैलेंस निकाल देंगे बच्चों। ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक अ फाइनल बैलेंस आफ्टर एडिंग सेविंग्स एंड सब्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस बच्चों। जितना बेनिफिट हो रहा है उसको ऐड कर दिया, एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक एक एंट्री कर देंगे बच्चों। ठीक है, बस इसमें होगा क्या, आपको हर एक पार्टनर का सैक्रिफाइस और गेन निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशो होगी, न्यू रेशो होगा, जो डिफरेंस आ जाएगा वो गेन सैक्रिफाइस आ जाएगा, और उसका रेशो ले लेंगे तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे बच्चों। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये गेनिंग है। ठीक है, अब इन्होंने गेन करा 20,000, अब इन्होंने ये 20,000 सी को देना है मान लो, तो ये किस रेशो में बांटेंगे बच्चों, जिस रेशो में इन्होंने गेन करा है, जिस रेशो में इन्होंने गेन करा है बच्चों उस रेशो में ये बांट देंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है कि अगर सेक्रीफाइस के दौरान पॉजिटिव डिफरेंस आ जाए तो लूज हो रहा है, गेन हो रहा है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों कि अगर ए का शेयर 3/5 टू 2/5 गया तो ए ने सेक्रीफाइस करा है, बी का शेयर बढ़ गया बच्चों अगर 2/5 से 3/5 तो बी ने गेन करा है। मतलब आप अब आपको गेन और लॉस निकालना पड़ेगा अगर आपने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, हम यही देखेंगे कि एंड में कितना बेनिफिट हो रहा है, तो वही हम करेंगे ना। लेट सपोज अगर ना करते चेंज तो ये था प्रॉफिट, अगर कर दिया तो ये आ गया, तो जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो नेट चेंज आ जाएगा। सिंपल है बच्चों। तो जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए क्या मेथड, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, जो नेट इंपैक्ट आया बच्चों उसको शेयर सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लेट सपोज मान लो टोटल जो सैक्रिफाइस हुआ वो 1,00,000 हुआ। अब सैक्रिफाइस शेयर आप देख लो, लेट सपोज 1/5 है, तो आप इसको 1/5 ले लोगे, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का सैक्रिफाइस है, गेनिंग पार्टनर का उसी अकॉर्डिंग गेन आ जाएगा बच्चों। दिस इंश्योर्स फेयरनेस, द वन हु गेन्स कॉम्पनसेट्स द वन हु सैक्रिफाइसेस। सिंपल फंड है। आप उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दोगे। ठीक है, तो अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, तो गेनिंग पार्टनर, नेट इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब है जिस टाइम पीएसआर चेंज हुआ फर्म ऑलरेडी प्रॉफिटेबल थी, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल थी, तो इट मींस गेनिंग पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है, वो बेनिफिट उससे छीन लेना हमने, तो उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को लॉस हो रहा है बच्चों, तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अच्छा अगर फर्म ऑलरेडी लॉस में थी, अगर फर्म ऑलरेडी लॉस में हो तो क्या होगा बच्चों, और आपको मैंने बताया हुआ है, अगर ऑलरेडी लॉस में है
तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कम लॉस मिल रहा है ना, तो उसको बेनिफिट हो रहा है, तो हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर देंगे बच्चों, उसे वो बेनिफिट छीन लेंगे। अब गेनिंग पार्टनर को लॉस हो रहा है बच्चों, तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे बच्चों। सिंपल है, छोटी सी एग्जांपल से आप समझ लो एक बार। नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट 60,000 था। ए ने सैक्रिफाइस करा 1/3, बी ने गेन करा 1/3। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या करना है, 60,000 को क्लोज नहीं करना, ये हमने एज इट इज रखना है, ये हमने एज इट इज रखना है। तो हम क्या करेंगे, जितना गेन आ रहा है, अगर 1 के पीछे गेन था 1 सैक्रिफाइस और गेन था 1/3, 60,000 के पीछे बच्चों 20,000 का गेन और लॉस आ जाएगा, गेन एंड सैक्रिफाइस। तो ए सैक्रिफाइस अगर कर रहा है तो ए को फिर हमने ऐड करना है, ए को ऐड करना है। बी गेन कर रहा है तो बी वापस करेगा, तो बी का अकाउंट डेबिट होगा बच्चों। सिंपल है, मींस बी पेज ए बिकॉज बी इज गेनिंग फ्रॉम ए सैक्रिफाइस। ये ध्यान रखना है बच्चों, इसमें फर्म ऑलरेडी प्रॉफिटेबल थी। ठीक है, तो रिकैप कर लें, इजी फॉर्मूला है, नेट इंपैक्ट आप निकाल लो, सैक्रिफाइस और गेन निकाल लो और एलोकेट कर दो नेट इफेक्ट को अकॉर्डिंगली, एंड फाइनली एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। ऑलवेज रिमेंबर, गेनर कॉम्पनसेट द सैक्रिफाइजर, बट बच्चों किस केस में, अगर फर्म ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, फर्म ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। अगर फर्म लॉस में हो, अगर फर्म लॉस में है ऑलरेडी, तो कौन कॉम्पनसेट करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कॉम्पनसेट्स गेनिंग पार्टनर। तब उल्टा हो जाता है बच्चों, क्यों, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है, उसका शेयर कम है ना प्रॉफिट एंड लॉस में, तो फर्म ऑलरेडी लॉस में थी तो उसको कम लॉस लेना पड़ रहा है पुराना, जबकि बनता ज्यादा है, तो वो कॉम्पनसेट करेगा अब गेनिंग पार्टनर को। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी टॉपिक था, हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं ये, तो यहां पे तो मैंने जस्ट एक क्विक रिकैप आपको कराया है। ठीक है, आई होप ये आपकी अच्छी रिवीजन हुई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आंसर करूंगा। और अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर शेयर करना है, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठाएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर तो करना ही करना है, और हमें मोटिवेट करने के लिए आपको पता है कि हमें चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।